हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा विनिमय पत्र का टॉपिक कंटिन्यू था। कल किसी कारणवश मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई, तो आज हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे और अपना जो क्वेश्चंस है उन पर एक नजर डालेंगे। और इसके बाद मैं आपको नस्तीकरण और अनुक्रमणिका सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आपका, 1 मार्च 2018 को देव ने आर्यन को जाओ वहां पे जाओ लो ये ले लो। ठीक है, जाओ। 1 मार्च 2018 को देव ने आर्यन को 4000 का माल बेचा और भुगतान में 3 मास की अवधि का एक विपत्र प्राप्त किया। उसी दिन देव ने 9% की दर से विनिमय विपत्र बैंक से भुना लिया। भुगतान की तिथि पर विपत्र अस्वीकृत हो गया और बैंक ने 50 रुपए का भुगतान किया। देव की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल करें। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है आपका 2018 में। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले जो एंट्री बनेगी वो बनेगी हमारी माल बेचने की। सिंपली एंट्री होती है, किसने माल बेचा है? 1 मार्च 2018 को देव ने आर्यन को माल बेचा है। तो आर्यन को बेचा है, आर्यन खरीदने वाला था। आर्यन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने? 4000 रुपए। फिर है इसकी जो नरेशन बनेगी वो क्या बनेगी? फॉर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिटर्स टू आर्यन। किसको बेचा है? आर्यन को बेचा है। सिंपली नरेशन होगी, सिंपल एंट्री बनेगी हमारी माल बेचने की। ठीक है, नेक्स्ट नहीं बेटा, नेक्स्ट है हमारी मार्च की। फिर है हमारा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर्यन, यानी कि आर्यन ने बिल रिसीव कर, सॉरी, आर्यन ने इसकी बिल की स्वीकृति दे दी। तो बिल की स्वीकृति पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ये रहा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर्यन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनेगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर्यन। किसने स्वीकृति दी है? आर्यन ने दी है। ठीक है, और लेखक के पास क्या आ गया है? अपना बिल वापस आ गया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर्यन अकाउंट। 4000 की ये एंट्री बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 मार्च का खाता। 1 मार्च की एंट्री है। फिर है हमारा उसी दिन देव ने, किस दिन? उसी दिन। याद रखना, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप अपनी जो आपकी मतलब एंट्रीज है, जो आपका ब्याज है, उसी को आप काउंट करेंगे। तो देखिए क्या कहा है इसमें, उसी दिन देव ने 9% की दर से विपत्र बैंक से भुना लिया। भाई 9% की दर से। अब देखो एक चीज, हमारा बिल कितने का है? 4000 का। उसी दिन की बात हो रही है, यानी कि देव ने क्या किया, वो बैंक में गया और उसी दिन वो 4000 का बिल भुना लिया। कितने परसेंट की दर से? 9% की दर से। ठीक है, कितने महीने का? 3 महीने का, बटे 100 और इंटू। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा लगभग हाँ 90 रुपए आ जाएगा हमारे ब्याज के। कितने रुपए आ गया? हमारे इंटरेस्ट के कितने रुपए आ गए? 90 रुपए। अब हम क्या करेंगे, 4000 में से माइनस करेंगे 90 रुपए, तो ये हमारा आ जाएगा 3910 रुपए। ठीक है, कितना आ गया? 3910 रुपए। और डिस्काउंट के कितने हैं हमारे? 90 रुपए। तो देखो, जब समय से पहले लेखक है अपने बिल को भुना लेता है बैंक से, तो बैंक वाले इस पर कुछ चार्ज लगाते हैं, कुछ डिस्काउंट काटते हैं। तो वो डिस्काउंट किसने पेड किया है? देव ने पेड किया है। तो कैसे अमाउंट होगी इसकी? कैश कितना है उसके पास? 3910 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया है उसने? 90 रुपए। टोटल अमाउंट कितनी थी हमारे ब्याज की?
4,000 रुपए। सिंपली हमारी 3 एंट्री बन चुकी है। नेक्स्ट है हमारा जून का आर्यन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कब बना है भाई? अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने आर्यन से पैसा लिया, ठीक है, पैसा लिया और और भुगतान के कितने रुपए काटे थे उसने? 50 रुपए, यानी कि अस्वीकृत हो गया, क्योंकि बिल अस्वीकृत हो गया, ठीक है। तो नोटिंग चार्ज के उसने बैंक ने 50 रुपए का भुगतान किया था अपनी तरफ से। तो ये कौन देगा? ये देगा हमारा क्रेता पैसे। तो क्या लगेगा इसका आंसर? इसके एंट्री कैसे बनेगी? आर्यन डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड बीइंग वी आर डिसऑनर्ड एंड द नोटिंग चार्ज के 50 रुपए बैंक ने भुगतान किए। तो इसका रिसीवर कौन? वो कहाँ से रिसीव करेगा बैंक इसको? वो करेगा हमारे क्रेता से, ठीक है। और क्रेता कौन है? आर्यन। तो इसलिए आर्यन देनदार है। आर्यन डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए भाई? 4,000 थे। 4,000 में 50 रुपए हमारे नोटिंग चार्ज के हो गए, तो हमने इसको प्लस करके यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी 4,050 रुपए, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमारी सेल्स की एंट्री बनेगी, फिर हमारे बिल रिसीव करने की एंट्री बनेगी। जो जो क्वेश्चन में बोलता रहेगा उसी दिन देव ने बैंक से 9% की दर से भुना लिया, ये भुनाने की एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट हमारा आर्यन ने अनादरण कर दिया बिल का और उसका भुगतान भी बैंक ने किया, तो ये उसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल 4 एंट्री बनेगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में यदि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 मार्च 2016 को आर्यन ने 6,000 का माल देव को उधार बेचा, ठीक है। आर्यन ने देव के ऊपर 3 माह का एक विपत्र लिखा, जिसे देव ने स्वीकार कर आर्यन को वापस कर दिया। देव तिथि पर विपत्र प्रतिष्ठित हो गया, ठीक है। और निम्नलिखित स्थितियों में आर्यन की पुस्तकों में लेखे कीजिए। इसमें 3 सिचुएशन दी हुई है आपकी। नंबर 1 है हमारी जब आर्यन विपत्र को अपने पास रखता है और देय तिथि पर भुगतान प्राप्त होता है, ठीक है। फिर है हमारी सेकंड, जब आर्यन 4 मार्च 2016 को अपने बैंक से विपत्र को 5850 रुपए में भुना लेता है, ठीक है। फिर है हमारी लास्ट, जब आर्यन 10 मार्च 2016 को अपने लेनदार सागर को 6100 के रुपये के ऋण के पूर्ण भुगतान में विपत्र का बेचान कर देता है। इसमें बेचान की भी एंट्री है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, LF और ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिंपली हमारी माल बेचने की एंट्री बनेगी, जो कि हमने उधार बेचा है। क्या बनेगी एंट्री? देव, किसको माल बेचा जा रहा है? देव को बेचा जा रहा है। किसकी बुक में करना है लेखा? आर्यन की बुक में करना है, यानी कि विक्रेता की। तो देखिए, देव अकाउंट डेबिट, हाँ, देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने का है? 6,000 का है, 6,000 का है। सिंपली है, सिंपल हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी। फिर मार्च 1 को बिल उसने रिसीव किया, बिल रिसीव करने की एंट्री बनेगी। सिंपली बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देव। किसने दी है स्वीकृति? देव ने दी है, देव हमारा क्रेता है। फिर है हमारी 4 बिल्स एक्सेप्टेड बाय देव। किसके द्वारा एक्सेप्टेड हुआ है बिल? देव के द्वारा एक्सेप्टेड हुआ है, सिंपली है 6,000 रुपये। फिर है हमारा थर्ड, अब हम सिचुएशन पर आते हैं अपनी। जब आर्यन विपत्र को अपने पास रखता है और देय तिथि पर भुगतान हो जाता है, यानी कि प्रतिष्ठित हो गया, भुगतान हो गया उसका। प्रतिष्ठित का मतलब होता है भुगतान होना, ठीक है, और अप्रतिष्ठित का मतलब होता है अनादरित होना, ठीक है, भुगतान न होना। तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री बनेगी 4 जून की एंट्री है, 3 दिन हम अनुग्रह के देते हैं। तो 1 मार्च से आप जून तक के हमारी टाइमिंग को देखना, 3 महीने बैठ जाएंगे और 3 दिन उसके एक्स्ट्रा के देखना, ठीक है। यानी कि 1 मार्च का पूरा मंथ ले लिए, अप्रैल, मई का पूरा मंथ, और कब तक का? 1 जून, ठीक है। 1 जून तक की हमारी टाइमिंग बैठ गई, यानी कि हमारी 3 मंथ हो गए। फिर 1 जून, 3 जून, 1, 2, 3
और फिर 4, यानी कि 4 तारीख को वो जाएंगे और अपना पेमेंट लेने फिर से। फिर अब देखिए, जब आर्यन ने 4 मार्च को अपने जब आर्यन ने विपत्र को अपने पास रखा और देय तिथि पर भुगतान प्राप्त हो गया, यानी कि सिंपली हमारा भुगतान आ गया, तो क्या करेंगे हम एंट्री, कैश आ गया भाई लेखक के पास, तो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 6000 रुपए, सिंपल। अभी एक सिचुएशन उन्होंने और दी है, उन्होंने कहा है भाई जब आर्यन 4 मार्च 2016 को अपने बैंक से विपत्र को 5850 रुपए में भुना लेता है, तो एंट्री क्या बनेगी। अब किसके बीच में हो गया लेन देन, अब बैंक के और देखो देव और आर्यन के बीच में तो कट हो गया, उसने तो भाई पैसा दे दिया, अब किसके मध्य हो गया, वो हो गया बैंक और आर्यन के मध्य, ठीक है। तो क्या हो गया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए लिए उसने बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट 5850 रुपए, 5850 के लिए, हालांकि जो हमारा बिल था वो था 6000 का, यानी कि उसने डिस्काउंट भी दिया है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट, 150 रुपए का, ठीक है, 150 का उसने डिस्काउंट दिया है। तो हम अपने 6000 में से 150 माइनस कर देंगे तो हमारा 5850 सिंपली आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है भाई 5850 का कैश है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 5850, 150 रुपए डिस्काउंट के, यानी कि कैसे पता चलेगा, 6000 में से हम अपने माइनस कर देंगे 5850 रुपए, तो ये आ जाएगा 150 रुपए, ठीक है। 150 रुपए हम अपने डिस्काउंट में लिख देंगे और सिंपली हो जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड विद द बैंक, कहां से भुना लिया उसने, बैंक से भुना लिया, ठीक है। फिर हमारी थर्ड सिचुएशन इसने दी है, जब आर्यन ने 10 मार्च 2016 को, ये रहा, जब आर्यन ने 10 मार्च 2016 को अपने लेनदार सागर को 6100 के ऋण के पूर्ण भुगतान में विपत्र का बेचान कर दिया, विपत्र का बेचान कर दिया भाई, यानी कि उसने ट्रांसफर कर दिया, उसने कह दिया कि इसका पैसा मैं किसको दे रहा हूँ, सागर को दे रहा हूँ। अब एक बात इस पर गौर करने वाली है, हमारा बिल कितने का है, बिल हमारा 6000 का है ना, और सागर को पैसे कितने देने हैं, 6100 रुपए देने, यानी कि 100 रुपए फालतू। तो जब बिल 6000 का है तो उसे कितने का डिस्काउंट मिल गया, उसने कितने रुपए दिए हैं आर्यन ने, उसने दिए हैं केवल और केवल 6000 रुपए, तो उस हिसाब से उसे 100 रुपए का बेनिफिट हो गया, 100 रुपए की उसे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो लिखेंगे सागर को कितने दिए, सागर डेबिट टू 6100 देने थे, गए कितने, डू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का, 100 रुपए का, और बी आर कितने का था हमारा, 6000 का, ठीक है। ये इसकी सिंपली एंट्री होगी, सागर को देने थे तो 6100 रुपए थे, बट बिल कितने का था, उसने बिल को ट्रांसफर कर दिया, उसका बेचान कर दिया, वो था हमारे 6000 का, तो 100 रुपए का बेनिफिट हो गया किसको, आर्यन को। तो आर्यन के डिस्काउंट में इसलिए हमने 100 रुपए लिखे गए हैं, क्योंकि उसे डिस्काउंट दिया है सागर ने, ठीक है। लिख देंगे बीइंग बिल एंडोर्ड टू द क्रेडिटर एंड द डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि उसने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है, बेचान कर दिया उसने, सिंपल है। इसकी हमारी 5 एंट्री बनेगी और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, और ये 2017 में भी आपके आया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है 2 क्वेश्चन, बेचान करना भी आता है और अप्रतिष्ठित वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और यहाँ पर ये है ना प्रतिष्ठित हो गया, देय तिथि पर विपत्र प्रतिष्ठित हो गया, यानी कि भुगतान मिल गया, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, बाकी सेम क्वेश्चंस होते हैं। यदि यदि उसमें आए बिल क्वेश्चन में कि विपत्र को अप्रतिष्ठित कर दिया गया, यानी कि बिल का अनादरण है, तिरस्कृत है, ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का हम चैप्टर पढ़ेंगे अब अनुक्रमाणिका वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। नस्तीकरण अथवा फाइलिंग, ठीक है, और अनुक्रमाणिका या संदेश वाहन प्रणालियां, मैं 2 चैप्टर को कंबाइंड वे में पढ़ाऊंगी। इसमें आपका एक तो हो जाएगा नस्तीकरण अथवा फाइलिंग, अनुक्रमाणिका और संदेश वाहन प्रणाली, 3 चैप्टर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं नस्तीकरण से आशय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है नस्तीकरण क्या है, फाइलिंग क्या है। तो देखो, नस्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यालय में आने वाले तथा कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों को
भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। बेटे यह एक प्रक्रिया है। देखो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनका एक कार्यालय भी होता है, तो कार्यालय में जो उनके प्रलेख होते हैं जैसे विनिमय विपत्र, दुकान के कागज या फिर लोन के कागज, किसी भी तरह के जो जितने भी प्रलेख होते हैं, बिल्टी का प्रलेख, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे उसके लेन देन से रिलेटेड जितने भी उसके प्रलेख होते हैं, विपत्र होते हैं, प्रतियां होती हैं, ठीक है, प्रति हम फोटोस्टेट को बोलते हैं, फोटोस्टेट को हम हिंदी में प्रतियां बोलते हैं। तो जितनी भी उसके कागज होते हैं उसके बिजनेस से रिलेटेड वो उसे कार्यालय में रखता है। कहाँ रखता है? कार्यालय में, ठीक है। तो कार्यालय में उसे रखने की व्यवस्था, ठीक है, उसे रखने का तरीका, ये क्या है? ये हमारा नस्तीकरण है, ठीक है। देखो नस्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यालय में आने व जाने वाले पत्रों को भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ये अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे आप अपने ऊपर लेके चलो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको फाइल में लगा कर रखते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम नस्तीकरण बोलते हैं, फाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है नस्तीकरण की आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोगिता या आप लाभ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाभ, ठीक है। उद्देश्य तो मैंने बता दिया, आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोगिता या लाभ भी हम इसको कह सकते हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, ये हेडिंग्स है और ठीक है इनके अंदर भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले है हमारा पत्रों की सुरक्षा, यानी कि इससे क्या होता है, इससे हमारे पत्रों की सुरक्षा होती है, हमारे जितने भी पत्र हैं उसकी जितनी प्रतियां हैं उसको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पत्रों की क्रमबद्धता, पत्रों को क्रमबद्ध से रखा जाता है, यानी कि जो नए पत्र हैं उनको पहले रखा जाता है, जो पुराने पत्र हैं उनको नीचे रखा जाता है। इनफैक्ट किसी किसी फाइलिंग पर तो नाम भी होता है कि उसकी फाइल है, उसकी फाइल है, उसकी फाइल है, ये भी एक प्रक्रिया है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है, पत्रों की क्रमबद्धता रहती है, इससे क्या होता है, पत्रों को ढूंढने में आसानी रहती है। पत्र जो भी होते हैं, जैसे हमें मान लो रामलाल का पत्र निकालना है, रामलाल से रिलेटेड लेखे देखने हैं, तो क्या होगा, तो सारे पत्र हमें आराम से मिल जाएंगे। हालांकि अब इन सबको रिप्लेस करके अब कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका है और कंप्यूटर में हम अपने जितने प्रलेख हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर है हमारा पत्रों की सुलभ प्राप्ति, पत्रों की क्रमबद्धता के बाद आता है पत्रों की सुलभ प्राप्ति। इसका मतलब है जब पत्र आपके लाइन वाइज रहेंगे, क्रमांक से रहेंगे, तो आपको उसे ढूंढने में भी आसानी रहेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, पत्रों की सुलभ प्राप्ति, ठीक है। फिर है हमारी फोर्थ भावी संदर्भ हेतु। भावी क्या होता है, फ्यूचर में यदि आपसे कोई भी वाद विवाद होने लगा किसी का, तो आप क्या कर लोगे, उसके संदर्भ में अपने पुराने कागजों को दिखा पाओगे। जैसे राम से कोई लेन देन है आपका, है ना, और राम का विपत्र आपने रखा हुआ है संभाल कर, तो आप राम से हो गई किसी बात पर विवाद हो गया, उसने कहा नहीं भाई 30,000 का बिल था और आपने कहा नहीं भाई 55,000 का था, तो आप क्या करोगे, एकदम से फाइल से अपना विपत्र की प्रतियां निकालोगे, फोटोस्टेट निकालोगे और दिखा दोगे इसे। तो ये क्या होता है, हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर करता है और ये हमारे फ्यूचर में जितने भी होने वाले विवाद होते हैं उनका भी निवारण करता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग देखो ये आ गई, विवादों का निपटारा। ये हमारे विवादों का निपटारा भी करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि राम से अगर बहस हो गई, राम से अगर कोई विवाद हो गया, तो आप उसके कागजों को दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व प्रेषित पत्रों के लिए, पूर्व प्रेषित यानी कि जो हमारे पुराने पत्र हैं, उनको आप दिखा सकते हैं, ठीक है, उसका भी लिए ये इंपोर्टेंट है। पूर्व प्रेषित पत्रों के लिए स्मृति पत्र भेजना, यानी कि आपने पहले कोई पत्र भेजा होगा और उसके लिए स्मृति पत्र भेजना इसके लिए भी इजी है, यानी कि आप किसी चीज को भूल गए करना, तो आप क्या करोगे, अपनी फाइल खोलोगे और देखोगे अरे ये भी है मेरे लिए इंपोर्टेंट, और आप उसी को याद करके फिर एक स्मृति पत्र उसे भेजोगे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये काम भी पेंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट, पूर्व आदेशों का निपटारा, यानी कि जितने भी हमारे पूर्व आदेश हैं उनको हम देखते हैं खोल कर कि क्या हमारे लिए इंपोर्टेंट है, कौन सा आदेश हमारे लिए जरूरी है। तो जितने भी हमारे पूर्व आदेश हैं, पुराने आदेश हैं, हम उनका पहले निपटारा करते हैं, आगे की प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करते हैं। ये है बहुत इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्रेताओं को प्रेरणा देना, यानी कि ये क्या करता है, जो भी हमारे पुराने क्रेता हैं, जो भी हमसे माल खरीदते हैं, तो उनको दोबारा आप पत्र भेज सकते हैं, उनको याद करके कि हाँ ये भी हमारा एक क्रेता था, चाहे वो छोटा ही व्यापारी हो, तो आप उसको एक पत्र भेज सकते हैं कि आप हमसे दोबारा माल लीजिए, इस तरह आप उन्हें सूचना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रेताओं को भी प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है हमारा न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियां। कुछ प्रतियां ऐसी होती हैं जिनका न्यायालय द्वारा प्रमाणित होती है, जो जैसे कि आप हमारा ट्रेडमार्क होते हैं, या फिर बिल्टीज होती हैं हमारी, है ना, उनके जो कागजात होते हैं, हमारे बिजनेस का जो नामकरण के कागजात होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये हमारे न्यायालय से प्राप्त होती हैं, और उनकी जो प्रतियां उसको हम रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा माल की स्थिति का ज्ञान। भाई माल की स्थिति का ज्ञान मिलता है इनसे कि माल हमारा, मतलब कि जो माल है वो कितना बिक रहा है, कितना हमारा से हम परचेस कर रहे हैं, तो इससे तरह माल के क्रय विक्रय का पता चलता है। किसका पता चलता है? क्रय विक्रय का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कानूनी पक्ष की पूर्ति। भाई ये जो हमारे कागजात होते हैं, जो फाइलिंग्स होती है, इनमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कागज रहते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे विवादों का निपटारा करते हैं, जिससे जितनी भी हमारी कानूनी कार्रवाई है उनको उनकी भी पूर्ति करते हैं, कानूनी पक्ष की पूर्ति करते हैं। और वैसे भी अगर यदि आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने लगी, या फिर पुलिस वगैरह चेक करने लगे आपके व्यापार को, तो आप एकदम से दिखा सकते हैं अपने माल के परफॉर्मेंस, अपने माल से रिलेटेड कागजों को दिखा सकते हैं कि इस तरह का मैं माल बनाता हूँ और ये इसके कागज है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पत्रोत्तर देना। किसी किसी पत्रों का उत्तर देना, जैसे व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से कोई प्रश्न पूछा है और आपने उसका उत्तर अभी ना देकर बाद में करोगे, तो आप अपनी फाइलिंग से उस क्वेश्चन को उस पत्र को निकालोगे और फिर उसका आंसर दोगे, यानी कि एक तरह से ही पत्रोत्तर भी देता है, जो हमारे पुराने कागज रखे रहते हैं, पुराने हमारे पत्र रखे रहते हैं। फिर होता है तुलनात्मक अध्ययन संभव। भाई इससे हमारा तुलनात्मक जो अध्ययन होता है वो संभव होता है, तुलनात्मक करना होता है। जैसे इस साल का जो लाभ है, हम पिछले साल के लाभों से तुलना करें, तो ये लाभ का जो है, ये जो लाभ लिखित रहता है, ये हमारे कागजों में रहता है। और कागजों को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? नस्तीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, फाइलिंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुक्रमणिका का आधार। अनुक्रमणिका मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। बाकी ये अनुक्रमणिका का आधार होता है, बेस होता है, उसी से हमारी अनुक्रमणिका आगे रेडी होती है। ठीक है, ये थे हमारे नस्तीकरण की आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोगिता या लाभ। मोस्ट इंपोर्टेंट है नस्तीकरण। क्या मैंने आपको बताया कि नस्तीकरण वो है जो हमारे बाहर से आने वाला और बाहर जाने वाले कागजों को सुरक्षित रखता है भावी संदर्भ के लिए। ठीक है, आप अपने ऊपर लेकर चलिए, जो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपकी पासबुक होती है, आपकी जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, आप उनको एक फाइल में लगा कर रखते हैं, इसी को हम नस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपकी इसकी आवश्यकता बता दी। ये इसमें 14 हेडिंग है, आपको इनके अंदर भी लिखना है। आप क्या करोगे, 14 है ना, तो कम से कम आपको 10 तो याद करनी है। ठीक है, फिर है हमारा आदर्श नस्तीकरण के गुण। भाई आदर्श नस्तीकरण के गुण मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में। ठीक है, लघु क्वेश्चन में आ जाता है। तो आदर्श नस्तीकरण के क्या गुण होते हैं? सरलता, सबसे पहली बात है सरलता। हमारी जो फाइलिंग हो वो ऐसी हो जो सरलता से उसमें अपने प्रलेखों को पा सके, प्राप्ति कर सके, यानी कि एक तरह से वो सरल प्रणाली हो बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सुरक्षा। भाई नस्तीकरण फाइलिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे प्रलेख बिल्कुल सुरक्षित रहे, बिल्कुल सही रहे, उसमें कोई वो कटा फिटा ना हो कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुगमता हो, आसानी से हम उसको खोज सके, आसानी से हम कोई भी कागज निकाल सके। सब फाइलिंग पर अपना अपना नाम होना चाहिए सेपरेटली, किसके कागज है, किसके कागज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शीघ्रता से खोज सके। एक तो सुगमता से होते, शीघ्रता से एकदम से मिल जाए, जिसका भी नाम पुकारे किसी। भाई मालिक ने कहा कि व्यापारी को कागज चाहिए था शाम का, तो एकदम शाम का निकल कर आ जाए, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ एवं प्रभावशाली। भाई प्रभावशाली होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए हमारी फाइल, बिल्कुल भी उसमें कट फिट या फिर एरर ना हो जो कंफ्यूज हो जाए सामने वाला पढ़ने में, है ना। नेक्स्ट होती है मितव्ययिता, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
मितव्ययिता कॉमर्स में आपको बहुत देखने को मिलेगी। मितव्ययिता होती है कम खर्चे की, है ना, जिसमें मतलब के जिसमें पैसा ज्यादा ना हो, बहुत ही सस्ती प्रणाली हो। देखो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, ठीक है, इस तरीके मतलब ये नहीं कि व्यापारी अपना पूरा का पूरा खर्चा अपनी फाइलिंग में ही लगा रहा है, अपने कागजों को समेटने में ही लगा रहा है। तो जो प्रणाली हो वो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सस्ती हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोचपूर्ण होना चाहिए। लोचपूर्ण का मतलब है अगर प्रणाली को हम अपने तरीके से उसे प्रभावशाली ढंग से बढ़ा या घटा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलता होनी चाहिए भाई, अनुकूल होना चाहिए, व्यापार के अनुकूल होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी गोपनीयता, फाइलिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें जिसमें गोपनीयता हो। व्यापार की बहुत सी इंपोर्टेंट जो बहुत सी इंपोर्टेंट न्यूज ऐसी होती है या सूचनाएं ऐसी होती है जो केवल व्यापारी को ही पता रहती है। तो फाइलिंग इस तरीके होनी चाहिए जो वो पढ़लेखों को गोपनीयता बनाए रख सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नस्तीकरण की प्रणालियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नस्तीकरण की प्रणालियां। इसमें बहुत सारी फाइलिंग आती है, कबूतर वाली फाइल, लेटने वाली फाइल। मोस्टली मैं भी आपको क्या बता रही हूँ कि जो हमारी नस्तीकरण है उसकी प्रणालियां क्या क्या है। तो कौन कौन सी प्रणालियां है, नंबर 1 है हमारी लेटी या पट नस्तीकरण प्रणाली, यानी कि फ्लैट सिस्टम, ठीक है। एक फाइल ऐसी होती है बिल्कुल फ्लैट होती है, उसको उसको हम इंग्लिश में उसको हम हिंदी में बोलते हैं लेटी या पट नस्तीकरण। वैसे ही चैप्टर का जो थियोरेटिकल पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। आप इसको एक बार भी पढ़ लेंगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं लेटी या पट नस्तीकरण प्रणाली, यानी के फ्लैट सिस्टम फाइलिंग, ठीक है। फिर है हमारी खड़ी नस्तीकरण प्रणाली, यानी के वर्टिकल। वर्टिकल किसको बोलते हैं, सीधी लाइंस को हम वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल सिस्टम ऑफ फाइलिंग भी ये है, ठीक है। फिर है हमारा खड़ी 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 लटकती नस्तीकरण, ठीक है। खड़ी लटकती नस्तीकरण यानी कि खड़ी तो है ही वो फाइल, बट वो किसी खूंटी पर या किसी भी जगह से अटैच है। जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड एक तरह से दीवार से लटका हुआ है। इसी तरह को एक फाइल का तरीका भी होता है जो वो खड़ी तो रहती है बट वो किसी दीवार से उससे लटकी भी रहती है, ठीक है। एक तरह से मैं एग्जांपल दूं ना, जैसे आपके स्कूल में आपकी क्लास में भी आपने देखा होगा एक तार रहता है, क्लास में तार रहता है लोहे का, और बच्चे उसमें एप्लीकेशन को अपने अटैच कर देते हैं। तो वो ना एक प्रकार की फाइलिंग का ही प्रकार है, वो भी एक फाइलिंग है आपकी, ठीक है। देखो जी छोटे छोटे जो आप अपने आसपास जो क्रियाएं देखते हो ना, ये हमारी सब की सब क्रियाएं ना हमारी बुक्स में ऑलरेडी लिखित है। ये इनका सबका वर्णन हमारी बुक्स में मिलता है। जैसे फाइलिंग का आप अपने स्कूल के ऑफिस में जाते होंगे, वहां पे बड़ी बड़ी दराज रखी रहती होंगी, है ना, बड़ी बड़ी मतलब हाँ बड़ी बड़ी दराज रखी रहती है और उनमें ना आपके सब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। आपका पुराने से पुराना जितना भी चिट्ठा है ना, एक तरह से पुराने जितने भी कागजात है आपको अपने स्कूल से मिल जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक तरह की फाइलिंग ही तो है, बस वो स्कूल का ऑफिस है। ऐसी कार्यालय वाले अपने ऑफिस में रखते हैं अपने सारे कागजों को। ये हमारे आपने देखा होगा दराज में ना रेड रेड सी कलर की या येलो येलो सी कलर की फाइल रखती है, तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं फाइलिंग, उसे ही हम नस्तीकरण प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खड़ी लटकती नस्तीकरण, ये तो मैंने आपको बताई दिया। वर्टिकल हैंगिंग फाइलिंग सिस्टम, 3 सिस्टम है हमारे, लेटी या पट नस्तीकरण, फ्लैट सिस्टम, फिर है हमारा वर्टिकल सिस्टम, और फिर है हमारा फिफ्थ वर्टिकल हैंगिंग फाइलिंग सिस्टम, ठीक है। फ्लैट सिस्टम, वर्टिकल सिस्टम और वर्टिकल हैंगिंग फाइल ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये हमारे 3 प्रकार है, यानी कि लेटी और पट। पट किसे बोलते हैं, जो लेटी रहती है, जैसे ये फाइल है, ये ऐसे लेटी है, तो ये कौन सी फाइल हो गई हमारी, ये कौन सा नस्तीकरण हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लेटी या पट नस्तीकरण। अब मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया तो ये क्या ये कैसी हो गई, ये सीधी हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं दीवार से अटैच कर दूंगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली, यानी कि वर्टिकल हैंगिंग फाइलिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमारे आज के टॉपिक है। कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो मैं पढ़ाऊंगी जो हमारी फाइलिंग होती है, जो हमारी फाइलिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, यानी कि जो ये लेटी या नस्तीकरण की प्रणाली है इनको कितने भागों में बांटा गया है, या फिर खड़ी नस्तीकरण की प्रणाली है इनको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। कल हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।